गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फ्लुएंसिंग फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हमारा आता है कि जैसे डिफरेंट जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन केमिकल रिएक्शंस में मतलब फोटोसिंथेसिस की तो जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उन सभी कारकों को से इसमें ये प्रभावित होता है। तो सबसे पहले होता है हमारा कार्डिनल पॉइंट हाइपोथेसिस। कार्डिनल पॉइंट हाइपोथेसिस, ठीक है। तो कार्डिनल पॉइंट हाइपोथेसिस जो है ये सबसे पहले सेक्स ने 1860 में सर्वप्रथम इसे दिया था। तो सेक्स ने कार्डिनल पॉइंट हाइपोथेसिस जो थी इसे प्रतिपादित किया था। तो इन्होंने दिग्बिंदु संकल्पना का इन्होंने विस्तार किया। ठीक है, क्या किया? दिग्बिंदु संकल्पना का इन्होंने बताया कि संकल्पना के अनुसार किसी भी केमिकल रिएक्शन में या फिर किसी भी जब कोई फिजियोलॉजिक की क्रिया होती है, प्रोसेस होता है, तो उसमें तीन वैल्यूज, किसी भी फिजियोलॉजी की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर तीन वैल्यूज रिस्पॉन्सिबल है। तीन वैल्यूज क्या क्या है? ये है इसके अंदर मिनिमम, ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम, ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम, ये तीन वैल्यूज होती हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। और ये तीन वैल्यूज हैं, इन तीन वैल्यूज में मेन चीज है कि जैसे मिनिमम का मतलब है कि कोई रिएक्शन हो रही है, तो उस रिएक्शन के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं, जैसे हम एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ये हमने ग्राफ बनाया है। तो ये हमारे लिमिटिंग फैक्टर है, ये हमारा फोटोसिंथेसिस, ये लिमिटिंग फैक्टर, और ये जो हमारी कर्व बनी है, ठीक है, तो ये कर्व जो है, जैसे सपोज करो ये हमारी मिनिमम अमाउंट है, ये ऑप्टिमम, ये मैक्सिमम, ठीक है, मिनिमम, ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम। तो ये हमारे इसमें तीन इसकी जो वैल्यूज हैं गिवन होती है। देखिए, मिनिमम वैल्यू का मतलब होता है कि इस पॉइंट से, यानी कि यह वह मान है जिसके ओर नीचे संबंधित, यानी कि जो हमारे रिलेटेड जो रिएक्शंस हैं, यानी कि जो रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस हैं, इस पॉइंट से बिलो, इस पॉइंट से नीचे पॉसिबल नहीं है, यानी कि नहीं होंगी। ठीक है, मैक्सिमम क्या होता है कि मैक्सिमम यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर वो जो केमिकल रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं है, उस पर्टिकुलर पॉइंट से ज्यादा वो पॉसिबल नहीं हो पाती है। और ऑप्टिमम का हम मानते हैं कि ये श्रेष्ठतम है, यानी कि मैक्सिमम जो काम है या मैक्सिमम रिएक्शन है लंबे समय में या इस पर हाई रेट पर, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये इसका सबसे बेस्ट पॉइंट है। यहाँ जो रिएक्शन है, प्रक्रिया है, वो हाई रेट पर होती है। रिएक्शन अकर्स एट ऑप्टिमम का मतलब होता है, देखिए, मिनिमम,
मैक्सिमम, ऑप्टिमम, ये तीन हमारी वैल्यूज हैं। देखिए कोई चीज़ है, हमने जब काम करना शुरू, खाना बनना शुरू हुआ या फिर कोई भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन है, तो मिनिमम टेम्परेचर पे या बहुत सारे लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं, मिनिमम से नीचे वो रिएक्शन नहीं होगी। ऑप्टिमम जो वैल्यू होती है, ऑप्टिमम वैल्यू पर वो चीज़ सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है, मैक्सिमम होती है, उसका जो रेट है रिएक्शन का वो सबसे अधिक होता है। और जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट से अबव वो रिएक्शन नहीं होगी, यानी कि गिवन वैल्यू से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वो रिएक्शन वहाँ पे नहीं होगी। तो मैक्सिमम पॉइंट तक वो होगी, इधर मिनिमम पॉइंट तक होगी, और ऑप्टिमम पे हम बोलते हैं कि उसका मतलब मैक्सिमम और मिनिमम पे भी होगी, लेकिन उस रिएक्शन का जो रेट है वो का क्या होगा, कम होता है, ठीक है। और जबकि ऑप्टिमम जो हमारे लिमिटिंग फैक्टर, कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी फैक्टर हो सकता है, ऑप्टिमम पे उस रिएक्शन का रेट सबसे ज्यादा माना जाता है। तो ये जो है, और ब्लैकमैन का सीमाकारी कारकों का सिद्धांत, तो पहला था हमारा सेक्स का इसके अंदर, तो अब सेकंड जो है इसके अंदर वो है ब्लैकमैन प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। Blackman's principle of limiting factor, ब्लैकमैन्स प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। तो अब यहाँ पे, अब जैसे हमने इससे पहले क्या, दिग्बिंदु की संकल्पना को आरंभिक समय में कोई विशेषता या मतलब उसे माना नहीं गया था, ठीक है। तो अलग अलग रिसर्चर्स ने इस पर अपना काम किया। तो जैसे कि CO2 की जो कंसंट्रेशन है उसका श्रेष्ठतम जो मान है वो भिन्न भिन्न जो रिसर्चर है, यानी अलग अलग रिसर्चर्स ने अलग अलग प्राप्त किया। और दिग्बिंदु की जो संकल्पना है, यानी कि कार्डिनल पॉइंट हाइपोथेसिस है, वो 40 इयर्स तक कंट्रोवर्सी में रही। और 1905 में ब्लैकमैन ने अपने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया। ब्लैकमैन ने 1905 में लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इन्होंने दिया। 1905 में लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इन्होंने दिया था, और इसके प्रतिपादन के मतलब ये नया रूप इन्होंने प्रदान किया, जो सेक्स का जो प्रिंसिपल था उसी को इन्होंने नया जो रूप है वो प्रदान किया। तो ब्लैकमैन द्वारा प्रस्तुत यह सिद्धांत पहले ही प्रकाशित, यानी कि लीबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम का रूपांतरण था। किसका रूपांतरण था ये? लीबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम का ये रूपांतरण था। और इसके अनुसार इन्होंने क्रिया की, यानी कि रिएक्शन की दर की तीव्रता को कई कारकों द्वारा, यानी कि कई फैक्टर्स द्वारा, इन्होंने बताया कि जो हमारी रिएक्शंस है वो कई कारकों द्वारा प्रभावित होती हैं, ठीक है। तो इसके मंदतम और न्यूनतम जो कारक के अनुसार होती है, जो हम इसमें फैक्टर्स यूज करते हैं उनकी न्यूनतम और इनकी मैक्सिमम, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम जो क्वांटिटी होती है वो प्रभावित करती है। तो जब किसी भी रिएक्शन की तीव्रता कई कारकों द्वारा प्रभावित होती है तो उसकी जो रेट होती है न्यूनतम कारकों द्वारा सीमित होती है, यानी कि उस रिएक्शन की, उस क्रिया की तरह, या फिर अथवा हम ये कह सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन पर कई जो फैक्टर्स होते हैं एक साथ इफेक्ट डालते हैं, तो उस क्रिया की दर उस कारक द्वारा सीमित होती है जो सबसे कम मात्रा में उपस्थित होता है। लॉ ऑफ मिनिमम के लिए हम बात कर रहे हैं, वहां पे हमने 3 पॉइंट लिए थे, मिनिमम, मैक्सिमम और ऑप्टिमम।
पर यहाँ हमने लॉ ऑफ मिनिमम यानी कि अगर किसी भी रिएक्शन में देखिए कोई रिएक्शन चल रही है तो उस पर एक साथ बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे पीएच का, टेम्परेचर है, प्रेशर है, एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरह के फैक्टर, मतलब दोनों तरह के फैक्टर इस पे काम करते हैं। तो फिर यहाँ पे जो प्रभावी कौन सा होगा, यानी कि जिसका उस रिएक्शन की रेट को इंक्रीज या डिक्रीज या उसको नियंत्रण कंट्रोल कौन करेगा, जिस फैक्टर की क्वांटिटी सबसे मिनिमम होती है, यानी कि लॉ ऑफ मिनिमम, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के अकॉर्डिंग। तो इस सिद्धांत के अनुसार केमिकल रिएक्शन की जो रेट है एक निश्चित समय पर एक कारक द्वारा ही सीमित रहती है तथा यह कारक मिनिमम या सभी कारकों की क्षीण अवस्था में होता है, यानी कि जितने भी फैक्टर्स होते हैं उस रिएक्शन के रेट को कंट्रोल वही कारक करेगा कि जिसकी क्वांटिटी सबसे कम होती है, और इसकी जो क्वांटिटी है वो सबसे कम हो रही है यानी कि कम क्षीण क्वांटिटी में है, उस रिएक्शन के रेट को वो कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, यानी कि कम मात्रा में न्यूनतम मात्रा में भी कोई कारक जो है एक रिएक्शन को पूरा नियंत्रण करता है। तो ये हमारा हो गया लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। तो अब यहाँ पे जैसे कि लाइट की इंटेंसिटी है उसके बेसिस पे कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रति घंटा दर किस प्रकार से उपलब्ध हो रही है, तो अलग अलग जो फैक्टर्स हैं उनके बेसिस पे ये किया जा सकता है। अब इस प्रिंसिपल के अगेंस्ट में बहुत सारे ऑब्जेक्शंस भी आए। ठीक है, तो ऑब्जेक्शंस जैसे कुछ जो साइंटिस्ट थे, तो ये तो हो गया हमारा लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, यानी कि एक मिनिमम सी क्वांटिटी भी किसी के जो रिएक्शन है उस रिएक्शन के रेट को कम या ज्यादा मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्शंस हैं, ऑब्जेक्शन में क्या आया कि कुछ रिसर्चर द्वारा जो इसकी इन्होंने जो वर्ड्स यूज किए उन वर्ड्स को ऑब्जेक्ट किया गया। ठीक है, तो सीमाकारी शब्द को इन्होंने प्रयुक्त किया था क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर जो इन्होंने यूज किया सीमाकारी शब्द इन्होंने यहाँ पे यूज किया। तो सीमाकारी शब्द जो है ये इसके लिए कुछ जो रिसर्चर्स थे उन्होंने इसको ऑब्जेक्ट किया। तो सबसे पहले यह शब्द किसी भी कारक के एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड का मान होता है। ठीक है, तो उन्होंने इसका यूज क्योंकि कई फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो अति उच्च सांद्रता अवस्था में आवश्यक होते हैं जबकि अन्य कारक की मात्रा अल्प होती है, तो इसलिए इन्होंने इसे रिलेटिव लिमिटिंग फैक्टर अथवा फैक्टर इन रिलेटिव मिनिमम या मोस्ट सिग्निफिकेंट मेरे शब्दों का प्रयोग अधिक उचित माना गया है। तो इन्होंने जो शब्द यूज किया था प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, तो लिमिटिंग वर्ड जो है इन्होंने, क्योंकि जैसे कुछ फैक्टर्स जो हैं बहुत हाई क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम यहाँ पे लॉ ऑफ मिनिमम का जो रूल है वो नहीं चलेगा, तो उन्होंने एक शब्द दिया साइंटिस्ट ने कि इसके लिए रिलेटिव लिमिटिंग फैक्टर हम यूज कर सकते हैं लिमिटिंग फैक्टर की जगह, या फिर हम इसकी जगह मोस्ट यानी कि फैक्टर इन रिलेटिव मिनिमम और मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर। ठीक है, रिलेटिव लिमिट इसमें क्या हो गया, रिलेटिव लिमिटिंग फैक्टर, फैक्टर इन रिलेटिव मिनिमम और मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर, ये जो शब्द हैं हम लिमिटिंग फैक्टर की जगह इन शब्दों का चयन कर सकते हैं मतलब ये जो उसके अप्रोप्रिएट यानी कि लिमिटिंग फैक्टर के अप्रोप्रिएट में ये शब्द जो है ज़्यादा उचित माने गए हैं। लेकिन यद्यपि यह साइंटिस्ट द्वारा यह प्रस्तावित यह शब्दावली विज्ञान साहित्य में कोई महत्वपूर्ण स्थान अर्जित नहीं कर पाई, तो ये इसका ऑब्जेक्शन था।
ये इसका ऑब्जेक्शन था। दूसरा ऑब्जेक्शन जो था इसमें इन्होंने जैसे अलग अलग जो पॉइंट्स दिए थे, ट्रांजिशन पॉइंट्स हैं, तो एक सीमाकारी कारक के संक्रमण के समय परिवर्तन धीरे धीरे क्रमिक रूप से होता है, और उपरोक्त जो बिंदु इसमें बोला गया यानी कि इसमें चेंजेस होते रहते हैं, एकदम से सटीक क्या थी कि इसमें सटीक नहीं होगी, इसमें इसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो ये जो हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं, तो ये एक बार बस आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि फैक्टर्स किस तरह से, तो लॉ ऑफ मिनिमम का जो है ये हम मानते हैं। और इसके बाद जो तीसरा इसमें ऑब्जेक्शन आया वो था कि इस सिद्धांत के अनुसार सीमाकारी कारकों में निरंतर वृद्धि करते रहने से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी निरंतर वृद्धि रहेगी। तो वास्तव में किसी भी जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है उसमें कारकों की निरंतर वृद्धि द्वारा अनिश्चित सीमा तक नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि रिएक्शन जो है एक समय पे आके रुक जाती है, उसको हम कंटिन्यूअसली नहीं इंक्रीज कर सकते। तो ये भी इसका एक ऑब्जेक्शन था। और प्रकाश संश्लेषण की दर जो है उसे भी हम नहीं, मतलब अगर हम ज़्यादा टाइम तक उसको कंटिन्यूअली नहीं उसको करा सकते, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम तक प्रकाश संश्लेषण की वृद्धि के मतलब उस पर कराया जाएगा तो वो साइटोप्लाज्म के लिए जो है वो घातक सिद्ध होगा। तो इसीलिए एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टोमेटा ओपन होंगे और फिर क्लोज हो जाएंगे, फिर फोटोसिंथेसिस यानी कि जब ओपन होंगे तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलेगा लाइट में, तो ये भी किसी भी रिएक्शन को हम इससे ज़्यादा देर तक नहीं बढ़ा सकते। फोर्थ है इसमें बॉयसन, जेनसन और बार्बर, इन्होंने 1918 में और हूवर ने 1933 में इस पे अपना दिया। तो इन्होंने बोला कि सीमाकारी होता है, मतलब जैसे प्रकाश संश्लेषण जो है फोर्थ पॉइंट है। अब ये भी ये दिया था इन्होंने ऑब्जेक्शंस में ही, ये है फोर्थ पॉइंट। तो ये था बायसन, बायसन, जेनसन, बार्बर एंड हूवर। ठीक है, बायसन, जेनसन, बार्बर एंड हूवर। तो 1918 और हूवर ने 1933। ठीक है, ये चार साइंटिस्ट थे और इनके अनुसार फोटोसिंथेसिस में कोई कारक सीमाकारी होता है तो रिएक्शन की दर धीरे धीरे कम होने लगती है, जबकि ब्लैकमैन ने कहा था कि दर में कमी अचानक होती है। तो वो जो उसमें उन्होंने बोला कि धीरे धीरे कम होती है, उसमें कहा अचानक कम होती है। तो कोई भी रिएक्शन धीरे धीरे कम होती है, एकदम से नहीं कम होती है। और हूवर के अनुसार पत्ती के विभिन्न अंग एक ही प्रकार के वातावरण में नहीं होते हैं। जैसे कि हम डॉर्सल और वेंट्रल लीफ की बात करते हैं, तो इसी पत्ती की सतह के निकट स्थित कोशिकाओं में CO2 का जो डिफ्यूजन है वो आंतरिक कोशिकाओं की तुलना में अधिक होता है। तो पत्ती जो है डोर्सोवेंट्रल में रंध्र मुख्यतः पत्ती की निचली सतह पर उपस्थित होते हैं, और इसी कारण जो CO2 की अधिक मात्रा उपलब्ध होती है। और इस स्थिति में यदि कोई लिमिटिंग फैक्टर जो है होगा तो कुछ प्लास्टिड्स हैं में फोटोसिंथेसिस क्रिया शीघ्र और कुछ में थोड़ी अवधि के पश्चात रुकेगी, अर्थात यानी कि जो लिमिटिंग फैक्टर के कारण जो फोटोसिंथेटिक रेट है वो आकस्मिक ना होकर धीरे धीरे होता है। यानी कि जो लीफ होती है, देखिए लीफ जो है कि जो पोर्स होते हैं उसके नीचे वाली लोअर सरफेस पे अधिक होते हैं। ठीक है, तो और ऊपर वाली सरफेस पे इसकी जो वो पोर्स होंगे यानी स्टोमेटा है वो कम होते हैं, या कुछ डिफरेंट उसमें जो कैटेगरीज होती हैं तो उसमें ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, लोअर सरफेस पे मेसोफाइट्स में ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या कि जो कंटैक्ट में आएंगे CO2 की कंसंट्रेशन सीधे डायरेक्टली मिलेगी तो जल्दी ओपन होंगे स्टोमेटा और वहाँ पे काम जल्दी शुरू होगा फोटोसिंथेसिस का। लेकिन जिन सेल्स तक CO2 लेट पहुँचेगी उनमें फोटोसिंथेसिस थोड़ी देर बाद शुरू होगी, जिनमें पहले शुरू हुई थी उनमें धीरे धीरे वो रुक जाएगा, उसके बाद शुरू होगा। तो ये एक साथ होकर अलग अलग होगा और साथ में भी धीरे धीरे रुकता है, ये ना कि एक साथ। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने कारक
के जो हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। तो इसमें जो हमारे फैक्टर्स हैं वो हमारे दो तरह के फैक्टर हैं। एक होते हैं बाह्य कारक और एक होते हैं हमारे इंटरनल यानी कि आंतरिक। सॉरी ठीक है। एक्सटर्नल में सबसे फर्स्ट फैक्टर जो लेते हैं वो है लाइट। देखिए फोटोसिंथेसिस के लिए प्रकाश तो बहुत जरूरी है। लाइट में इसकी इंटेंसिटी, क्वालिटी, ड्यूरेशन। इंटेंसिटी, क्वालिटी एंड ड्यूरेशन। ठीक है। सेकंड जो है इसके अंदर वो है CO2, O2, water, CO2, O2, water and temperature, pollutants और minerals एंड मिनरल्स। देखिए ये है एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल में क्लोरोफिल कंटेंट, CO2 कार्बोहाइड्रेट एक्यूमुलेशन, CO2 का कार्बोहाइड्रेट का इसमें कंसंट्रेशन है, लीफ एनाटॉमी एंड एज। ठीक है। तो ये फैक्टर्स हैं डिफरेंट। ये एक्सटर्नल फैक्टर है, वो इंटरनल फैक्टर है। तो ये सभी जो कारक हैं, ये सभी कारक जो हैं इनको प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं लाइट। देखिए प्रकाश जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस होता है। प्रकाश की अनुपस्थिति में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। ठीक है। तो लाइट यानी कि इंटेंसिटी। अब सबसे पहले लाइट के प्रकाश के अंदर हम देखते हैं कि जो प्रकाश है जो 12 जबकि इसमें होता क्या है कि कार्बोहाइड्रेट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें इसको संचित करने के लिए पौधों को प्रकाश की आवश्यकता होती है और 80 से 85% उनके द्वारा ये अवशोषित कर लिया जाता है और 12% प्रकाश पत्तियों की सतह से पुनः रिफ्लेक्ट हो जाता है, वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है। तो 5% प्रकाश ही उनमें ट्रांसमिट होता है। अब यहाँ पे जो लीव्स हैं गैसेस एक्सचेंज की दर को प्रभावित करता है ये प्रकाश, जिसमें प्रकाश की अपक्षेप यानी कि रिफ्लेक्शन कितना हुआ 12%। तो 83 से 85% एब्जॉर्ब हो गया और 12% क्या हो गया रिफ्लेक्ट हो गया लीफ सरफेस से। ठीक है। अब जो इंटेंसिटी है इसकी लाइट की तो वो हमें कितनी रिक्वायर्ड है, यानी कि प्रकाश की तीव्रता कितना होना चाहिए प्रकाश। तो प्रकाश की तीव्रता यानी कि जो फोटोन्स हैं यूनिट लाइट की जो हम इसे क्या मानते हैं कि इसकी यूनिट जो फोटोन्स के रूप में होती है और वो कितनी तीव्र है, उसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है फोटोसिंथेसिस जो है यहाँ पे क्या है फोटोसिंथेसिस जो है इसकी तीव्रता की इसमें फोटोसिंथेसिस का जो इसका प्रोपोर्शनल होता है। फोटोसिंथेसिस का क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है, समान अनुपाती होता है। ये वॉन वॉकऑफ ने 1886 में दिया था, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोपोर्शनल होगा किसके लाइट इंटेंसिटी के।
फोटोसिंथेसिस लाइट इंटेंसिटी के इसमें प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि डायरेक्टली जितनी अगर लाइट होगा यानी कि अनुकूलन तीव्रता, तो क्योंकि उच्च प्रकाश तीव्रता पर प्रकाश जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें वृद्धि होने के स्थान पर क्या होगा, तो ये जो फर्स्ट था ये दिया था वॉन वॉकऑफ ने 1886 में। वॉन वॉकऑफ ने 1886 में दिया था ये, ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लाइट इंटेंसिटी की, बट इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर लाइट बहुत ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में यानी कि इंटेंसिटी अगर बहुत ज्यादा होती है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो रिंके ने 1883 में फिर से अपना एक सिद्धांत दिया और इस संबंध को उन्होंने अधिक स्पष्ट करते हुए बताया कि प्रकाश संश्लेषण और प्रकाश यानी कि लाइट इंटेंसिटी में यह संबंध प्रकाश की अनुकूलतम तीव्रता पर अधिक औचित्यपूर्ण है, क्योंकि हाई लाइट इंटेंसिटी पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया में या रिएक्शन में इंक्रीज होने के स्थान पर यह डिक्रीज होना शुरू होती है। तो एक तथा एक निश्चित सीमा के उपरांत उच्च प्रकाश तीव्रता पादप जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए घातक हो सकती है, ठीक है। अब हम ये मानते हैं कि जैसे जो हमारा फोटोसिंथेटिक रेट होता है, लाइट की इंटेंसिटी अगर बहुत ज्यादा हो जाती है तो धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो कम होने लगती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, अब लो इंटेंसिटी पे क्या होता है, इसमें जैसे हमने वो बताया था ना, लो इंटेंसिटी पे होगी रिएक्शन, लेकिन उसका जो रेट है वो क्या होगा, धीरे, यानी कि लो इंटेंसिटी पे, लो लाइट इंटेंसिटी पे जो इसका संतुलन प्रकाश तीव्रता ये अवस्था है जिसके अंतर्गत पादप तथा पर्यावरण में पारस्परिक गैसीय विनिमय नहीं हो पाता, यानी कि ये मिनिमम पॉइंट है। तो यहाँ पे इसमें एक्सचेंज यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया बहुत स्लो होती है, या फिर गैसेस का जो एक्सचेंज है वो रुक जाता है, या बहुत स्लो होगी या फिर नहीं होगी। ऑप्टिमम जो लाइट इंटेंसिटी होती है वहाँ पे जो पौधे होते हैं उसमें सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो होता है, लाइट का जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है सबसे ज्यादा होता है। और जब हम बात करते हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर की, यानी कि देखें इसमें जैसे हमने उसमें किया था ना, हमारा सेम वहीं पे आएगा कि मिनिमम, ऑप्टिमम और मैक्सिमम, मिनिमम, ऑप्टिमम और मैक्सिमम, ठीक है। तो इंटेंसिटी जब हम बात कर रहे हैं तो इंटेंसिटी में अब यहाँ पे इंटेंसिटी जो है तो ये मिनिमम पे कम होती है, यहाँ पे O2 की समस्त मात्रा श्वसन क्रिया के अंतर्गत उपयोग कर ली जाती है, तो इस स्थिति में पादपों द्वारा किसी प्रकार का गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है, और इस अवस्था में फोटोसिंथेसिस और श्वसन क्रियाएं परस्पर समान, यानी कि मिनिमम वाले पे फोटोसिंथेसिस और फोटो रेस्पिरेशन इक्वली चलती रहती हैं। ऑप्टिमम पे क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस उस लाइट इंटेंसिटी पे सबसे अधिक जो रेट है वो शो करती है, और 70% लाइट इसमें एब्जॉर्ब कर ली जाती है, ठीक है। तो फुल लाइट होती है उसमें वृद्धि करने से, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है तो यहाँ पे सांद्रित यानी कि उच्च सांद्रता में, हमारी उच्च कंसंट्रेशन में हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। फिर है इसमें उच्च प्रकाश तीव्रता यानी कि हाई लाइट इंटेंसिटी, अगर प्रकाश की उच्च तीव्रता होने पर इसकी दर में वृद्धि नहीं होती है तो क्या होगा, हाई इंटेंसिटी होगी, तो फिर वापस फोटोसिंथेसिस क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, मिनिमम से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये वापस धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है। अब जब हम लाइट हाई इंटेंसिटी की बात करें तो वहां पे क्या होगा, फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर पर इनहिबिटरी यानी कि जो रेट है वो इनहिबिटरी इफेक्ट डालता है। तो सबसे पहले है फोटो ऑक्सीडेशन, जब क्लोरोप्लास्ट में पर जो किरणों की तीव्रता यानी कि निश्चित मान से अधिक लाइट अगर वो होती है तो वहां पे फोटो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस जो है इसमें हो जाती है, और फोटो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस
ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और जिससे कि क्लोरोफिल की ब्लीचिंग होने लगती है और एंजाइम उसकी क्या हो जाती है, तो हाई यानी क्या हो जाता है, हाई इंटेंसिटी पे फोटो ऑक्सीडेशन होता है। फोटो ऑक्सीडेशन होने से क्या होगा, O2 की प्रेजेंस में ये हो रही है तो वहां पे क्लोरोफिल की ब्लीचिंग होगी। क्या होती है, वहां पे क्लोरोफिल की ब्लीचिंग होगी, यानी कि क्लोरोफिल जो है इसके अंदर इसमें ब्लीच होना या फिर विरंजन होना उसका शुरू हो जाता है और बहुत सारी एंजाइम्स जो होती हैं वो इनएक्टिवेट हो जाती हैं। एंजाइम्स भी क्या हो जाती है, इसमें हाई इंटेंसिटी पे एंजाइम इसमें इनएक्टिवेट होने लगती है। एंजाइम्स जो है यहाँ पे इनएक्टिवेट होने लगती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये निष्क्रिय हो जाते हैं क्योंकि उच्च तीव्रता पर प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया भी रुक जाती है, कार्बोहाइड्रेट की जो रिएक्शन है वो भी रुक जाती है, कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन भी रुक जाता है। फिर है फोटो इनहिबिशन और लाइट इनएक्टिवेशन। तो फोटो इनहिबिशन यानी कि यहाँ पे रिपेयर प्रोसेस द्वारा इस क्षति की पूर्ति कर ली जाती है वैसे तो क्लोरोप्लास्ट की दक्षता की घट जाने से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की कार्य जो है वो टिक जाती है, वो कम हो जाती है। तो जो फोटो इनहिबिशन है यानी कि लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं और उसमें उसको अवरुद्ध करता है फोटोसिंथेसिस को, तो ये हमारा हो गया, इसमें लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। अब क्वालिटी ऑफ लाइट, तो लाइट की क्वालिटी जो है इसमें हम विजिबल स्पेक्ट्रम जो है कितना मानते हैं, ये हमने पढ़ा था 390 से लेकर के 7 इसमें 60 नैनोमीटर का जो है ये हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है। ये विजिबल स्पेक्ट्रम था 390 से 760 नैनोमीटर के रेंज का ये विजिबल स्पेक्ट्रम है। हालांकि 575 से 720 के मध्य जो वेवलेंथ होती है उसमें फोटोसिंथेसिस सबसे अच्छी मानी जाती है, यानी कि सर्वाधिक जो है वो 700 पे होगी। कितनी, 700 पे सबसे हाई क्वालिटी का फोटोसिंथेसिस होता है। इसके अलावा 520 से 720 नैनोमीटर के बीच में जो फोटोसिंथेसिस है 575 से 720 के बीच में नैनोमीटर के बीच में जो फोटोसिंथेसिस है वो ज्यादा होता है, लेकिन 700 नैनोमीटर की जो लाइट होती है वहां पे ये सबसे ज्यादा होती है। अब ड्यूरेशन कितने ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे भी प्रकाश की तीव्रता यानी कि ड्यूरेशन जो है दीर्घ प्रकाश अवधि, यानी कि ये भी हमारे शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट्स, डे न्यूट्रल प्लांट्स, इसमें भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। अगर पौधों में लगातार 6 दिनों तक प्रकाश की क्रिया बिना अवरोध के निरंतर होती रह सकती है, या जैसे इलोइडिया का प्लांट है उसमें अगर ये बिना अवरोध के कोई उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, परंतु संक्षेप में ये कहा गया है कि सामान्य परिस्थितियों में दीर्घ प्रकाश अवधि में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की अपेक्षाकृत अधिक होती है, यानी कि लाइट के अकॉर्डिंगली। देखिए शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल प्लांट्स जो है वो इसमें अलग से प्रतिपादित हुए हैं। तो ये हुआ हमारा लाइट। सेकेंड है इसके अंदर CO2 कंसंट्रेशन। देखिए ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, CO2 और O2 कंसंट्रेशन ये दोनों एक साथ ही ले लेते हैं, ठीक है। तो CO2 एक यहाँ पे रॉ मटेरियल की फॉर्म में यूज होता है, ठीक है, और ये बहुत डायरेक्टली इफेक्ट करती है और एनवायरनमेंट में 0.03 ये पाई जाती है, ठीक है। CO2 की कंसंट्रेशन फोटोसिंथेसिस में वृद्धि करने से, मतलब CO2 की कंसंट्रेशन जो है CO2 इसमें फोटोसिंथेसिस में वृद्धि होती है, ठीक है। और अनेक प्राकृतिक आवासों में CO2 की सांद्रता काफी उच्च होती है, जैसे मृदा, सॉइल, एटमॉस्फेयर में हमेशा हाई होती है जो 0.12 से 2.5 तक हो सकती है। तो ये भी दरी को प्रतिकूल प्रभाव डालती है, यानी अगर हाई कंसंट्रेशन होगी तो भी ये इनहिबिटरी इफेक्ट डालती है। CO2 shows
वेरी हाई कंसंट्रेशन, अगर उसकी CO2 की बहुत हाई कंसंट्रेशन होती है तो ये इनहिबिटरी इफेक्ट शो करती है और प्रकाश संश्लेषण पे ये प्रतिकूल प्रभाव डालती है। तो CO2 की अधिक सांद्रता होने पर रंध्र बंद हो जाते हैं, जिसके कारण गैसेस एक्सचेंज कम हो जाता है और फोटोसिंथेसिस भी रुक जाती है। अगर CO2 की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, हम ये मानते हैं कि CO2 की कंसंट्रेशन ज़रूरी है, लेकिन अगर CO2 की कंसंट्रेशन बहुत अधिक होगी तो उस अवस्था में भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है, गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं O2 पे। तो O2 की सांद्रता बढ़ोतरी में प्रकाश संश्लेषण की दर में कम आ जाती है, क्योंकि O2 की कंसंट्रेशन होने से वहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन होता है और फोटो रेस्पिरेशन के मध्यवर्ती जो कंपाउंड होते हैं उनमें कंपटीशन बढ़ जाता है। फोटोसिंथेसिस और फोटो रेस्पिरेशन में उनकी जो प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन है, वो बढ़ जाता है। अगर O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ऑक्सीकरण से ऑक्सीजनेज एंजाइम की उपस्थिति में वहाँ फोटो रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो RUBP की जगह जो हमारी तापकीय एंजाइम होती हैं तो वो हमारा इसमें एक्सेप्टर के रूप में काम करती है। फिर वाटर यानी कि जल। तो जो वाटर है, अवशोषित जल का केवल 1% भाग ही फोटोसिंथेसिस में उपयोगी होता है। ठीक है, तो मृदा में जल की मात्रा म्लानी बिंदु तक पहुंच जाने पर प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस है वो बंद हो जाती है, यानी कि 1% जल जो है वो फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। किसमें यूज हो रहा है? 1% वाटर ही सिर्फ फोटोसिंथेसिस में यूज हो रहा है। और जब विल्टिंग होना शुरू हो जाती है, यानी कि पौधे मुरझाना शुरू हो जाते हैं, पानी की कमी हो रही है, यानी कि मतलब पानी की कमी हो रही है, पौधे मुरझा गए हैं, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो ड्राई कंडीशंस में भी फोटोसिंथेसिस नहीं होना होता है। तो वहाँ पे जिसके परिणाम से ऑक्सीजन के लिए पारगम्यता कम हो जाती है, कोशिकाओं में जल की कमी हो जाती है और शुगर की सांद्रता में वृद्धि होती है, तो उस समय शोषण की दर तीव्र हो जाती है और प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है वाटर की एब्सेंस में। अब लेते हैं नेक्स्ट जो है टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर यानी देखिए सबसे पहले इसमें तो सबसे मेन है कि जल की कमी के कारण साइटोप्लाज्म एक्टिव नहीं रहता है, रंध्र बंद हो जाते हैं, क्लोरोफिल निर्माण की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है और अवशोषण नहीं हो पाता, लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फोटोलाइसिस भी इसी पे उस पे होएगा, तो वहाँ पे नहीं हो पाता है। तो इसी तरीके से क्लोरेनकाइमा और क्लोरोप्लास्ट की टर्जिडिटी कम हो जाती है और फोटोसिंथेसिस रुक जाता है। अब है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है ये लाइट रिएक्शन पर प्रभाव डालता है। इसमें जैसे हम मानते हैं कि तापमान प्रकाश संश्लेषण की लाइट रिएक्शन पर अधिक प्रभाव नहीं डालता और एंजाइम और जो डार्क रिएक्शन है उन पर पूर्णतः तापमान पर निर्भर रहती हैं। तो यहाँ पे ये 25 से 30 के बीच में जो हमारा टेम्परेचर है वो माना जाता है, यानी कि ऑप्टिमम जैसे हम मानते हैं ना 25 से 30 के बीच में, 25 से 30 डिग्री के बीच का जो टेम्परेचर है वो, और इसके बीच प्रति 10 डिग्री तापमान में वृद्धि द्वारा प्रकाश संश्लेषण की दर दुगुनी हो जाती है। Q tan इज इक्वल टू क्या होता है, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी जो कंसंट्रेशन है फोटोसिंथेसिस की वो क्या हो जाती है, इसमें दुगनी हो जाती है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस इसके अंदर दुगनी हो रही है। अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की दर दुगनी हो रही है, ठीक है। कई पौधे इसमें साधारण तापमान पर भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे कुछ कॉनिफर्स होते हैं उनमें -20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि कॉनिफर्स जो होते हैं उनमें -20 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है उस पर भी वहाँ फोटोसिंथेसिस होता है। तो अधिकतर तापमान जो है 35 डिग्री सेल्सियस अधिक होने पर एंजाइम्स निष्क्रिय हो जाती हैं और फलस्वरूप फोटोसिंथेसिस की दर जो है वो हो जाती है। अब इसमें भी मिनिमम, ऑप्टिमम और मैक्सिमम। तो मिनिमम इसके अंदर जैसे हम मानते हैं ना, तो यहाँ पे हमारा जो मिनिमम, मैक्सिमम, ऑप्टिमम का है तो इसमें अब टेम्परेचर लिखा जाता है। अब सीमा निर्धारित है इसमें भी तापमान के लिए। अब जैसे हमारे C3 प्लांट्स होते हैं उनमें 10 से 25 का मानते हैं और C4 में 30 से 45 का होता है। ठीक है, C3 में
10 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच का होगा। और C4 प्लांट्स जो होते हैं वहां पे 30 से 45 डिग्री सेल्सियस का माना जाता है। ठीक है, ये हुआ हमारा टेम्परेचर। और टेम्परेचर में भी क्या होगा, प्रकाश के लिए अनुकूल, मतलब जैसे तापमान पे क्या होगा कि जो गिरावट किस चीज की आएगी, एक तो फोटोसिंथेसिस के लिए अनुकूल दर में CO2 का विसरण नहीं हो पाता है, जीव द्रव्य के निकटतम तापमान प्रतिकूल नहीं रह पाता है, एंजाइम डीनेचर हो जाती हैं और CO2 O2 और इनमें हट नहीं पाती इससे। और इसके बाद श्वसन क्रिया इसमें अप्रत्यक्ष यानी जो रेस्पिरेशन होता है, फोटो रेस्पिरेशन होता है, उसके अंदर वृद्धि हो जाती है और अंतिम उत्पाद अधिक मात्रा में उपस्थित हो जाते हैं। तो ये जो तापमान है ये करता है प्रभावित। और निम्न तापमान पर जीव द्रव्य के जल का जमाव भी हो जाता है, जिससे एंजाइम सक्रियता समाप्त हो जाती है। देखिए हाई टेम्परेचर भी प्रभावित करता है। हाई टेम्परेचर पे क्या होता है कि एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाती हैं। लो टेम्परेचर पे क्या होता है, बहुत लो टेम्परेचर पे एंजाइम यानी कि जो जीव द्रव्य है वो जम जाता है तो भी एंजाइम पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। तो दोनों ही कंडीशन में ये जो हार्मफुल होता है। अब नेक्स्ट है इसके अंदर पॉल्यूटेंट्स। तो बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं जैसे कि SO2, NO2 और CO2, SO2, राइबोलोज के सक्रिय एक्टिव साइट से संयोजित होने की प्रतिस्पर्धा करती है। यानी कि जैसे इसमें कौन कौन से हैं, SO2, NO2। अब CO2 और इन दोनों में, किसमें CO2 और SO2 में, इनमें RUBP यानी कि राइबोलोज 1,5-bis फॉस्फेट से बाइंडिंग के लिए इनमें कंपटीशन होता है। ठीक है, इन दोनों एंजाइम्स में, इन दोनों पॉल्यूटेंट में सब्सटेंसेस में इनमें कंपटीशन होता है। तो ये हुआ हमारा पॉल्यूटेंट्स। तो ये प्रतिस्पर्धा करते हैं, एक्टिव साइट पे जाके उसके बाइंड हो जाते हैं, जिससे कि फोटोसिंथेसिस जो है, अगर CO2 की जगह SO2 बाइंड होती है तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है। अब नेक्स्ट लास्ट है इसमें हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर मिनरल्स। तो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो एंजाइम के लिए ऐसे कोफैक्टर्स यहाँ पे काम करते हैं। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल के लिए अवयव है, यानी कि रिएक्शन सेंटर जैसे इसमें होते हैं ना, इसके अंदर मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल का सेंटर हम इसको मानेंगे। तो मैग्नीशियम हो गया, इसके अलावा कॉपर है, आयरन है, मैग्नीज है, इनकी उपस्थिति भी क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए जरूरी मानी जाती है। और मैग्नीज और क्लोरीन जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए, ऑक्सीजन के निष्कासन के लिए, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के लिए जरूरी होता है। तो यानी कि यहाँ पे कॉपर है, आयरन है, मैग्नीज है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। और अब बात करते हैं मैग्नीज और क्लोरीन जो होते हैं। मैग्नीज और क्लोरीन जो होते हैं ये O2 के निष्कासन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसके अलावा H3PO4 के रूप में फास्फोरस ATP के NO के लिए आवश्यक होता है। ये होता है H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस जो होता है वहाँ से फास्फोरस आएगा, तो ATP के बनने के लिए भी ये जरूरी होता है। बहुत सारे कोफैक्टर्स में यहाँ पे हमारे जो मिनरल्स है वो यूज होते हैं। तो ये तो हो गए हमारे एक्सटर्नल फैक्टर। अब आते हैं हमारे इंटरनल फैक्टर्स में। तो इंटरनल फैक्टर में सबसे पहला है क्लोरोफिल कंटेंट। तो क्लोरोफिल जो है, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम इसको देखते हैं इसका किस तरीके से बन रहा है। तो वहाँ पे विल स्टेटर और स्टॉल ने क्लोरोफिल की मात्रा एवं प्रकाश संश्लेषण के बीच में रिलेशन बताया था। तो प्रकाश संश्लेषी संख्या या प्रति घंटा CO2 की अवशोषित मात्रा अपॉन 1 ग्राम इसमें क्लोरोफिल, ये हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। तो क्लोरोफिल की क्वांटिटी यानी कि जो जाति पौधे की हरी पीली के प्रकाश संश्लेषण की दरों की तुलना में अधिक पाया गया है। तो एक ही जाति के पौधों की हरी और पीली पर्णों के प्रकाश संश्लेषण की दरों की तुलना कर पाया। तो यहाँ पे पत्तियों की क्लोरोफिल की मात्रा जो है बहुत कम प्रभाव होता है, परंतु जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण संख्या व्यक्त की जाए तो वहाँ हरी पत्तियों की अपेक्षा पीली पत्तियों में प्रति ग्राम क्लोरोफिल द्वारा अधिक CO2 का अवशोषण किया गया है। पत्तियों की ग्रीनिश येलो या फिर ग्रीनिश येलो वाली जो लीव्स होती है उनमें CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा एब्सॉर्ब होती है। अब है कार्बोहाइड्रेट का एक्युमुलेशन। देखिए जब कार्बोहाइड्रेट कोशिकाओं में इकट्ठा होने लगता है, इसका स्थानांतरण पौधे के दूसरे भागों में नहीं आता है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो चुका है, तो वहां पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली रुक जाती है। ठीक है, अब लीफ एनाटॉमी।
यानी कि पत्ती की संरचना किस प्रकार से है। तो पत्ती की संरचना कैसे है, जैसे कि हमारी पत्तियां जो है वो एपिडर्मिस की मोटी है पंखुड़ियों का, और जो हमारा स्टोमेटा उनका साइज कैसा है, उनकी शेप कैसी है, स्थिति कैसी है, उनकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, वेस्कुलर बंडल कहाँ पे है, अंतराकोशी के अवकाश में है, या कॉलनकाइमा की संख्या, ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो लीफ के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि जो स्टोमेटा की फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होगी, गैसेस एक्सचेंज ज़्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी, और जो एपिडर्मिस अगर मोटी है तो वहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस वहाँ पे कम होता है। यानी कुछ जीरोफिटिक प्लांट जैसे उनकी एनाटॉमी बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, मेसोफाइट प्लांट्स की इनकी अलग होती है, तो इनमें भी फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है वो अलग अलग होता है, लीफ की एनाटॉमी पे डिपेंड करेगा, उसका साइज कैसा है, शेप कैसी है, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं और फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करती हैं। अब है एज, तो क्लोरोफिल की मात्रा जो प्रकाश संश्लेषण में बढ़ोतरी यानी कि आय के अनुसार उनमें उपस्थित क्लोरोफिल की मात्रा और जो फोटोसिंथेसिस में बढ़ोतरी होती है, परंतु प्रकाश फोटोसिंथेसिस की दर आयु के साथ साथ घट जाती है। जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती है लीफ की, वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो धीरे 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 क्या होता है, कम होने लगता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होने लगती है और प्रकाश संश्लेषण संख्या युवा पत्तियों की अपेक्षा कम होता है। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस है वो यंग लीव्स में अधिक होता है और जो ओल्ड लीव्स होती हैं, एज लीव्स होती हैं, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस कम पाया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है एज के साथ साथ, फोटोसिंथेसिस एज के साथ साथ रुक जाता है। तो ये हमारे कंप्लीट हुआ टॉपिक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फोटोसिंथेसिस। तो इसमें हमने दोनों तरह के फैक्टर्स जो थे वो डिस्कस कर लिए, एक्सटर्नल फैक्टर भी और इंटरनल फैक्टर।